आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। सरकार और संगठन से लेकर कई नीतिगत मसलों पर हो सकती है चर्चा। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका में आरक्षण को बताया असंवैधानिक। चीफ जस्टिस ने सरकार को जारी किया नोटिस। हरिद्वार में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2,25,000 के नकली नोट बरामद। लक्सर में हटाई गई अवैध मस्जिद। प्रशासन की टीम ने अस्थायी निर्माण को हटाया। लोगों की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। सरकार और संगठन से लेकर कई नीतिगत मसलों पर इस दौरान चर्चा भी हो सकती है। राज्य के विकास को लेकर सीएम धामी का ये जो दिल्ली दौरा है, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, लगातार राज्य के विकास को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दौरे कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं और दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वो केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ सरकार और संगठन से लेकर कई नीतिगत जो मसले हैं उस पर बैठक होगी। विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। राज्य के विकास को लेकर सीएम धामी का ये जो दिल्ली दौरा है, ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली उनका दौरा है और जहां वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मिलेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। बैठकें होंगी, चर्चाएं होंगी। सरकार और संगठन से लेकर कई नीतिगत मसलों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। वहीं राज्य के विकास को लेकर भी जो ये सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली वो पहुंचेंगे और जहां वो केंद्रीय मंत्रियों पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। किस तरह से ये जो उनका दौरा है ये पूरा रहने वाला है? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनसे भी इस दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पर चर्चा करेंगे। उनसे भी जो है मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो भी इस दौरान रखा गया है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो राज्य के विकास को लेकर लगातार सीएम धामी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। केंद्रीय नेताओं से जिस तरीके से उनकी लगातार बात हो रही है, दिल्ली दौरे लगातार जो है सीएम धामी के चल रहे हैं, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है ये दिल्ली का जो दौरा है वो माना जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से आज दिल्ली दौरे पर हैं, तो काफी महत्वपूर्ण इसको जो है इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार सीएम धामी जिस तरह से कार्य करते हुए नजर आते हैं। तमाम जो योजनाएं हैं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको उत्तराखंड में जिस तरीके से चलाया जा रहा है उसका लाभ आम जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए सीएम धामी जो है लगातार इसको लेकर के कार्य करते हुए नजर आते हैं। और आज का जो ये दिल्ली दौरा सीएम धामी का लगा हुआ है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। जी प्रभात। बिल्कुल विनय, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो उत्तराखंड जो सरकार है लगातार विकास कार्यों को लेकर खासकर सजग नजर आती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बैठकें लेते हैं, समीक्षा बैठक अलग अलग विभागों की वो करते हैं और जिस तरह से अब विकास को लेकर ही खासकर देखा जाए तो दिल्ली दौरे पर वो पहुंचे हैं, क्या कुछ खास निकलकर इस दौरे से आ सकता है?
जी बिल्कुल प्रभात, देखिए मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो युवा मुख्यमंत्री है, युवा चेहरा है उत्तराखंड का, और लगातार जिस तरह से वो कार्य करते हुए नजर आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार जिस तरीके से जो योजनाएं हैं वो आम लोगों के लिए चलाई गई हैं उत्तराखंड में, और उनका लाभ जिस तरीके से सीधे तौर पर यहाँ पर जनता को मिल पाता है, इसके लिए भी सीएम धामी जिस तरह से फीडबैक देते हुए नजर आते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने जिस तरह से 1905 हेल्पलाइन नंबर जो है मुख्यमंत्री ने जारी किया हुआ है, उसमें भी तमाम जो शिकायतें आती हैं उस पर भी निराकरण को लेकर के जो है उन शिकायतों का निराकरण किया जाता है। मुख्यमंत्री धामी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि खुद उन्होंने फोन पर उन लोगों से बात भी की है कि जिन लोगों की जो शिकायतें थी उसका यहाँ पर निवारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली दौरे पर आज हैं, और लगातार उनके दिल्ली के जो दौरे चल रहे हैं वो उत्तराखंड के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माने जा रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली का जो दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी कुछ विशेष जो है उत्तराखंड को मिल सकता है। जी बिल्कुल विनय, कहीं ना कहीं ये जो दौरा है अहम माना जा रहा है। दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्रियों पार्टी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और विभिन्न बैठकें हो सकती हैं, बैठकों में चर्चाएं भी हो सकती है। फिलहाल विनय, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर इन दिनों थराली विधानसभा के थराली और देवास विकासखंड में जल निगम द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन समेत अन्य कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। जुलाई माह में शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की शिकायत पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा जांच टीम गठित कर इन योजनाओं की जांच करवाई जा रही है, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने जांच कमेटी पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी चमोली को पत्र भेजते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का कहना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा जल निगम की इन 88 योजनाओं की जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी, वो टीम भी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच में भेजकर इतिश्री कर रही है और जांच भी देरी से पहुंच रही है। लगातार इस पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है। कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे। जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुंच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जांच हो और दोषी को दंड दिया जाए। एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो 16 पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं, जबकि एमबी जो है पूरी हुई है। शिकायत तहसीलदार थराली के माध्यम से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेज दिया गया है और डीएम को भी मैंने जो है आज शिकायत पत्र भेजा है कि जांच समिति के सदस्यों द्वारा किस तरह से लापरवाही की जा रही है। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से अलग 2,25,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 3 आईफोन, 1 एंड्रॉइड फोन, वहीं नोट छापने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि इन लोगों ने यूट्यूब से देखकर नोट छापने की ट्रेनिंग ली थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। रानीपुर थाना क्षेत्र में सुमन नगर पुलिस चौकी का जो स्टाफ है, उन्होंने आज वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था, जिनसे जांच के उपरांत पता लगा कि ये नकली नोट को छापने का और उसके साथ ही उसको फुटकर में उसको चलाने का भी ये काम करते हैं। पुलिस के द्वारा जब इनसे इंटेंस से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 4 अन्य अभियुक्तों के नाम आए थे। तो कुल 6 अभियुक्तों को पुलिस ने इस क्रम में अरेस्ट किया है और करीब 2,25,000 के करीब 500 के जो नोट हैं वो पुलिस के द्वारा बरामद किए गए, जो नकली तरीके से छापे गए थे। लैपटॉप का जो यूज़ किया गया, प्रिंटर्स का जो यूज़ किया गया और उन समस्त जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुलिस के द्वारा सीज किए गए हैं। तो आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जल्दी पुलिस रिमांड में प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में नगर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी व जान से मारने की धमकी के खिलाफ नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल के नेतृत्व में
तल्लीताल गांधी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूका। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, जिसे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर से चंपावत के मध्य भारी वाहनों के लिए पूरे दिन तथा हल्के वाहनों के लिए प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। स्वाला में मार्ग में मलबा आने के कारण जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। एनएच इस स्थान में जोखिम भरा बना हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने अवगत कराया है कि विगत दिनों में जिले में हुई भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षति के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग घाट से टनकपुर तक विभिन्न 28 स्थानों में बाधित हो गया है। इन सभी स्थानों में मार्ग को ठीक कर यातायात सुचारू किया गया है, परंतु मार्ग स्वाला में अति संवेदनशील स्थल है, जिसमें लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण फिलहाल यातायात अवरुद्ध है। विद्यालय के फैब्रिकेटेड भवन में भीषण आग लग जाने से लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई है। अग्निकांड के दौरान भवन के अंदर 40 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, जिनकी जान बचाने में कक्षा 10 के छात्र रोहित का बहुत बड़ा हाथ रहा। रोहित ने बताया कि उसने जलने की बदबू महसूस करने पर जल्दी बिस्तर छोड़ा और पास के स्टोर से आग की लपटों और धुआं निकलते देखा तो साथियों को जगाया और गार्ड व गुरुजी को सूचना दी। सभी सतर्कता से बाहर भागे। देखते ही देखते आग दूसरे, तीसरे व चौथे कमरे में फैल गई। कैंपस तो समझ नहीं आया। उसके बाद मतलब बदबू आने लग गई थी, फायर की प्लास्टिक की बदबू आने लग गई थी। तो उसके बाद आग लाल लाल दिख रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रूममेट्स को उठाया और उसके बाद मैंने बगल रूम को उठाया। उसके बाद मैं सर के पास गया और फिर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सर के साथ में वो रूम में आया। तो उसके बाद सबसे पहले सर ने हर स्टूडेंट को सारे कमरों से बाहर गया। गार्ड अंकल भी थे हमारे साथ, गार्ड अंकल भी कर रहे थे सर के साथ सभी कमरों को। मेरे सामान बच्चे बाहर आ गए थे, उसके बाद सामान बाहर कर रहे थे, जितना हो सके उतना बचा लिया था। और उसके बाद मतलब आग फैल गई थी। तो उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गए थे और सारे बच्चे फील्ड में इकट्ठा हुए थे। हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता की तो हंगामा खड़ा हो गया। इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर गोपाल गुप्ता ने एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहले अभद्रता और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सूचना मिलते ही सीएमओ भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। शीशा तोड़ दिया है ना। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में डीएम सविन बंसल को जब पता चला कि जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक नहीं है तो वह हैरान रह गए। उन्होंने जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से कहा कि ब्लड बैंक धरातल पर लाने के लिए तेजी से काम शुरू किया जाए। ब्लड बैंक होने से मरीजों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने उप जिलाधिकारी, सदर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त सर्वे कर भूमि व फंड की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है, जिस पर आगामी 21 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई है। ब्लड बैंक है, हमारे कोऑर्डिनेशन अभी जिला अस्पताल में सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, सीनियर सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, उसमें ब्लड बैंक का होना अति आवश्यक है। उसमें आरओपी में हमारा फंड स्वीकृत हो रखा है। जो और कुछ फंड्स चाहिए वो हम यहाँ से सप्लीमेंट करवा देंगे। सिर्फ उसमें प्लानिंग नहीं हो पाई है कि स्टाफ कहाँ से हम रिक्रूट करेंगे, डॉक्टर्स कैसे आएंगे, इक्विपमेंट्स कैसे परचेज करेंगे।
वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, तो वो सभी प्लान को फाइनलाइज करने के लिए हमने 21 को मीटिंग कॉल की है, उसमें इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। मूसलाधार बारिश से लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में भारी तबाही मची है। आपदा से जहां 3 जानें चली गईं, वहीं कई ग्रामीणों के भवन ध्वस्त हो गए। खेत खलियान व सड़कें आपदा की भेंट चढ़ गई हैं। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए डीएम चंपावत के निर्देश पर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में प्रशासन की राहत एवं बचाव टीमें पैदल आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों को खाद्य सामग्री व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि आपदा से सीमांत क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने कहा है कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत कैंपों में फिलहाल रखा गया है। स्थिति हमने नियंत्रण में कर रही है। सभी जो प्रभावित हैं उनको जो है राशन पानी और जिन के पूरे घर बह गए थे, पूरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको हमने कपड़ा और उनका जो पैसा है वो सारी चीज़ें भुगतान उनको कर दी हैं। और उनके रहने के लिए भी हमने व्यवस्था करी है, क्योंकि जहाँ पर नकेला में जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसके लिए हमने प्राइमरी पाठशाला खोला हुआ है और वहाँ पर किचन की व्यवस्था, महिलाओं की रहने की अलग व्यवस्था और पुरुषों की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, सभी चीज़ की है। क्योंकि विद्यालय है तो छोटे बच्चों के लिए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेलने की सामग्री भी हमारे पास पर्याप्त मिल गई थी, तो इस वजह से सभी लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमने बसाए हैं, तो सभी जगहों को हमने राशन किट वितरित कर दिए हैं और जहाँ पर भी नई हमें पता चल रही है, कहीं से डिमांड आ रही है, तो वो भी हम भिजवा रहे हैं। जितने भी रोड डिपार्टमेंट से उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अधिकांश जो मार्ग हैं वो खोल दिए हैं। और इसके अलावा जो राहत वितरण का कार्य है उसके लिए हमने 8 टीमें बनाई हुई हैं और जिसमें 5 टीमें तो लोहाघाट क्षेत्र में जहाँ से ज़्यादा आपदा आई है वहाँ काम कर रही हैं और अन्य तहसीलों में विभिन्न टीमें काम कर रही है और लगातार राहत राशि का वितरण या कहीं पर अनाज की कमी है, खाद्यान्न की कमी है तो डीएसओ कर रहे हैं और गैस की किल्लत भी सब दूर कर दी है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिनदहाड़े लूट के मामले में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चौथे अभियुक्त को यमुनानगर से गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस वार्ता कर दी। एसएसपी डोभाल ने बताया कि चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों, मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा और उसकी पूरी जांच की जाएगी। इसके साथ ही आरोपियों के घरों में भी चेकिंग की जाएगी। इस मामले में अभी एक अभियुक्त फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे। वहाँ पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में हम लोगों के द्वारा जो उनके द्वारा सूचनाएं बताई गई, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जल्दी उसकी भी हम लोग रिकवरी कराएं। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी शेष है, सुभाष, उसके अरेस्टिंग के लिए हमारी टीमें ऑलरेडी लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसका जो 5वां अभियुक्त है उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासत अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं भाजपा इस मामले को लेकर विपक्ष पर सियासी हमला बोल रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष ने अनर्गल बयानबाजी करने के लिए चोला पहन लिया है। समझ नहीं आता कि कांग्रेस को एक देश एक चुनाव से क्या प्रॉब्लम है। जबकि एक देश और एक चुनाव होगा तो वित्तीय अर्थव्यवस्था में सहारा मिलेगा और जनता को मूलभूत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, जबकि जनता ने इनके कुकर्मों के कारण इनको बाहर कर दिया है, जिसके चलते 70 साल पुरानी पार्टी को अब बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है।
देश एक चुनाव से समझ नहीं आता विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो वित्तीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हम लोगों को काफी सहारा मिलेगा, तेजी आएगी और वित्तीय हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीजें उनको नहीं दिखाई देती हैं। एक देश एक चुनाव से जो बार बार चीजों में आचार संहिता लगने के कारण सरकारी और जो सरकारी जो भी आदेश आने होते हैं, सरकारी प्रक्रिया जो आगे बढ़ने वाली होती है उसको आचार संहिता के दौरान रोकी जाती है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो इस प्रकार की बार बार चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो शायद ये नहीं पता कि जनता ने इनके इन्हीं कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था और 70 साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ पशुपालकों को मिल रहा है और रोजगार के भी नए आयाम खुल रहे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि प्रदेश में पशुपालन रोजगार का बेहतर जरिया है। धामी सरकार के नेतृत्व में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और पशुपालन विभाग के माध्यम से मातृशक्ति और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश में जो है पशुपालक जो है बहुत अच्छा जरिया है पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने का और पलायन को रोकने का। और लगातार पिछले 2.5 साल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यही कोशिश करी है कि पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सके और उनका जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन तराई की तरफ हो रहा है उसको भी रोका जा सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।